हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए हैं आपके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, इससे पहले हम पार्ट 6 करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे साथ आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। और इसके सारा लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलो शुरू करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कल अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, आज भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन। आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट भी लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पल्स इसकी तरंग है, कुछ समय, लगातार अवधि, उच्च अवधि या स्पंदन और कंपन। तो पल्स जो है इसकी तरंग है, तो किसकी तरंग है? पल्स। देखो, पल्स जो होता है, जैसे कहते हैं ना किसी की पल्स चल रही है, तो वो मतलब नस चलती होती है, सांस टाइप की। तो कुछ समय के लिए पल्स बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुछ समय। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, बट क्या है कि साइंस में उठा के इसे बना दिया। क्वेश्चन नंबर 2, डैश धातु केवल विद्युत अपघटन डिकम्पोजिशन द्वारा निकाला जाता है। कौन सी धातु निकाली जाती है? एल्युमिनियम, जिंक, आयरन या कॉपर। तो कौन सी धातु है जो केवल विद्युत अपघटन के द्वारा निकाली जाती है इसमें, ऑप्शन के हिसाब से? तो इसके राइट आंसर की बात करें, आपका होगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम। देखिए, आपका होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और एल्युमिनियम। और एक एक दो धातु और होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। ये किसी भी के साथ आप क्रिया कराएंगे तो आसानी से क्या होती है? अपघटित नहीं होती हैं। आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील ये होती हैं, ये धातुएं जो मैंने बताया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम। तो इन्हें जो है क्या कराया जाता है? विद्युत अपघटन के द्वारा केवल निकाला जा सकता है। ठीक है, विद्युत अपघटन, इसे सीधी सीधी भाषा में कह सकते हैं गलनांक के द्वारा। इन धातुओं को गलनांक के द्वारा निकाला जा सकता है। जैसे कि एल्युमिनियम है, अब एल्युमिनियम ऐसे मतलब एकदम फ्रीडम, मतलब एकदम ऐसे तो नहीं मिल जाएगा, तो किसी धातु में होगा एल्युमिनियम छिपा हुआ, तो किसी अयस्क से निकालते हैं। तो ठीक है, बाकी धातुएं आसानी से निकल जाती हैं, लेकिन ये एल्युमिनियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, ये आसानी से नहीं निकलते, इन्हें विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कवक कोशिका भित्ति बड़ी कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे कहते हैं, जो कवक होता है आपका, फंजाई। फंजाई फंजाई की कोशिका भित्ति जो उसकी सेल वॉल होती है, वो बड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काइटिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, और ये जो होता है आपका काइटिन, जो होता है, जो कोशिका भित्ति होती है, इसमें खाद्य, तेल और ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है इसमें, शर्करा में। क्वेश्चन नंबर 4, 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड इस तरीके से है, 6 मीटर सेकेंड माइनस या मीटर पर, या 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से है। कुछ लोगों के समझ में नहीं आता लिखा हुआ, तो मैंने बता दिया। 6 मीटर पर सेकेंड माइनस के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा है। तो क्या है गतिज ऊर्जा? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? इजी क्वेश्चन है। के बराबर 1/2 mv²। तो बराबर 1/2, एम का द्रव्यमान कितना है? 10, और वी का स्क्वायर, मतलब वेग का द्रव्यमान, वेग कितना दिया है? 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। तो 2 पंजे 10, तो 5 छक्का 30 और 5 तियाँ 15, तो 180, कितना हो गया? 180 जूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 180 जूल। आगे समझ में सारे लोगों को?
इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी, बी। ये डी होगा, वो हो गया, कोई नहीं। 180 जूल। चलो देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। सभी एसिड के लिए आम तत्व है तो ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन या हाइड्रोजन। तो जितने भी अम्ल होते हैं उनके लिए आम तत्व कौन सा है, नॉर्मल जो तत्व है वो कौन सा यूज होता है मेनली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। सभी एसिड के लिए, देखिए जब एसिड की क्रिया जो होती है, जितने भी एसिड होते हैं तो उनकी क्रिया करी जाती है तो वो H+ आयन, H+ धनायन देते हैं, ठीक है। तो सभी जितने भी अम्ल होते हैं उनके लिए नॉर्मल जो तत्व होता है वो आपका हाइड्रोजन होता है। आप HCl को तोड़ेंगे, ठीक है, HCl है, HCl तो एक अम्ल है पावरफुल, तो इसे जब तोड़ते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? H+ और Cl-, तो H+ आयन देते हैं। तो हाइड्रोजन जो होता है वो सभी एसिड के लिए नॉर्मल तत्व है, एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 16। एक वस्तु 2 सेकंड में और फिर 2 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करती है, वस्तु की औसत चाल कितनी है? ये क्या मैथ का क्वेश्चन कर दिया फिजिक्स की जगह? अरे कोई नहीं, मैथ का भी कर देंगे। गाइस आप मेरे साथ पढ़ते हो, मैथ क्या, रीजनिंग क्या, हिस्ट्री क्या, ज्योग्राफी क्या, इकोनॉमिक क्या, कुछ भी क्वेश्चन होगा तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, इसका ऑप्शन सी, 7.75 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, करके बता देता हूँ आपको। एक वस्तु 2 सेकेंड में और फिर 2 सेकेंड में, रुको 1 मिनट, ये 2 सेकेंड में 15 सेकेंड, 15 मीटर, ठीक है। एक वस्तु 2 सेकेंड में 15 मीटर और फिर 2 सेकेंड में 16 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या है, एवरेज स्पीड क्या है? तो एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाएंगे, एवरेज स्पीड का। देखो 2 मीटर में पहले जा रही 15 मीटर, फिर जा रही है 16 मीटर, तो 15 और प्लस 16, तो ये तो आपकी दूरी हो गई। और आपका क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी तो ये हो गई, समय कितना, 2 सेकेंड इधर लगता है, 2 सेकेंड इधर लगता है, तो कितना हो गया, 4 सेकेंड। तो कितना हो गया, 31/4। तो 4 सत्ते 28, फिर 2 बचे तो 7 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, तो लगभग आ जाएगा आपका 7.75, ठीक है, 7.75 मीटर पर सेकेंड। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। हालांकि मैथ का था, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट में, जो लोग भी एक मतलब होता है कि प्रॉपर तरीके से जिसे लगता है कि हाँ मैं निकाल सकता हूँ, तो वो क्या है, किसी भी क्वेश्चन को देखो आप, मैं क्या करता था, मैं कोई भी अगर क्वेश्चन देखता हूँ तो पहले उसे बहुत अच्छे से रीड करता हूँ, उसके बाद में उसकी डिटेल में जाता हूँ। तो इससे क्या हो गया, मेरी जीएसजी के बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई खुद ब खुद, मुझे कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑटोमेटिक मैं उस चीज़ों को डिटेल से समझता हूँ। और जब भी आप कोई काम करें तो अपना 100% दें, ये नहीं कि आपने पढ़ रहे हैं बेमन से, वीडियो इधर देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, वीडियो इधर देख रहे हैं, कोई काम और कर रहे हैं। जब पढ़ाई करो तो एकदम पढ़ाई करो 100% देके, और जब गेम खेलो कोई तो गेम खेलो, मतलब कोई भी काम करो तो 100% से करो। चलो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर। धरती की सतह पर मापे जाने वाला एक वस्तु 60 न्यूटन की वजन है, मतलब 60 न्यूटन का है धरती पर, तो चंद्रमा की सतह पर इसका वजन कितना होगा? तो भार क्या होता है, W = mg, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 60 न्यूटन का ही है, तो जो भार यहाँ पर मतलब होता है तो उसका 1/6 हो जाता है चंद्रमा पे जाके। तो ये चंद्रमा पे कितना हो जाएगा जाके इसका भार, 1/6, 60 का 1/6 हो जाएगा, तो 6 1 10, तो कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। तो चंद्रमा पर 60 न्यूटन का वजन, अगर पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पे जाकर इसका 1/6 होगा, तो 10 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पियर है, बल्ब में कितने पावर का है, बल्ब कितने पावर का है? तो इसका एक फार्मूला होता है,
चलो मैं बता देता हूँ, इसका एक फॉर्मूला था P बराबर VI, ये फॉर्मूला लगेगा P बराबर VI। ठीक है, एक बार फिर से P बराबर VI। ठीक है, वोल्ट कितना दिया है 220 वोल्ट। इजी क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। और एम्पियर की धारा कितनी दी है 0.50। ठीक है, 2 जीरो तो वैसे ही चले जाएंगे, तो 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 11, 110 वॉट। 110 वॉट या जूल पर सेकेंड, या जूल पर सेकेंड। गाइस देखिए लिख नहीं पा रहा हूँ तो मैं आपको बता ज़रूर रहा हूँ, 110 वाट या जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए सारे ऑप्शन एक जैसे कर दिए, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पावर का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक आपका वॉट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, पानी का क्वथनांक बिंदु है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि क्वथनांक को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। आप समझ में आ गया। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर पूछा जाए पानी का हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु कितना होता है, तो आपका होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर पूछा जाए पानी का फ्रीजिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु तो हिमीकरण तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, पानी जो होता है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका घनत्व क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, पहले ये आंसर ऐसे रहने दें। पानी जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका घनत्व जो होता है आपका, डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आयतन क्या होगा इसका, आयतन कम होगा, आयतन कम होगा। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या घनत्व कम हो जाता है, तो आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। याद रखें 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और आयतन क्या होता है, कम होता है। क्योंकि घनत्व जो होता है वो आयतन का उल्टा होता है। क्योंकि घनत्व बराबर एक फार्मूला ये होता है, घनत्व बराबर आपका डेंसिटी बराबर, घनत्व बराबर ये फार्मूला होता है B/m/b। ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, इस वजह से ये उल्टा होता है इसके। क्वेश्चन नंबर 10, जिन लोगों की अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है ना गाइस, तो क्या करें फिर, मैं एक दिन आपके लिए 1 बाई 1 फिजिक्स का, कभी केमिस्ट्री का, इस तरह से वीडियो डालूंगा जिससे कि आप अच्छे से समझ जाना। मैं अभी जो बता रहा हूँ तो उस तरीके को नोट कर लो और समझ लो जितना समझ में आए। देखो कोई भी चीज़ होती है, अब आपने ये चीज़ें पढ़ी नहीं है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी होती हैं तो उन्हें नहीं समझ में आएगा, लेकिन वो अगर बार बार पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, तंत्रिका, एपिथेलियम, मांसपेशी या फिर संयोजी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू, जिससे ये जानवरों में पाया जाता है, जिससे कि उनका मुंह, आहार नली और आपका रक्त वाहिनी, फेफड़ों की कोशिका, वृक्कीय नली आदि उपकुला ऊतक से, इसे इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं उपकुला, तो आदि उपकुला ऊतक से बनी होती है। तो इसे बाहरी शरीर को ढकने के लिए किसका काम आता है, एपिथेलियम ग्रंथि का कार्य होता है। ठीक है, अब आप ये समझ सकते हैं, अब क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा लेकिन मैंने ये बताया कि जो जानवरों में एपिथेलियम टिश्यू होता है ये ढकने के लिए कार्य होता है इसका। अब इतना तो समझ में आ सकता है आपके। मैं कोशिश ये करता हूँ कि साइंस को जो है वो आपको नॉर्मल भाषा में समझाऊँ, अगर साइंस की भाषा में समझाएं तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। मैं साइंस को आपको कोशिश करता हूँ नॉर्मल भाषा में समझाऊँ जिससे कि ईजिली समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। जिन लोगों ने इंटर और 12th इंटर में, मतलब 11 और 12th में वो पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो उसमें से जो लास्ट में संख्या जो निकल के आती है, जैसे पहले करते थे 1s2, 2s2, 2p6, इस तरीके से, तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन संख्या बचती है वही इलेक्ट्रॉन संख्या ये पूछता है। अब एक बार आप क्या करना, आपका कोई भी भाई या छोटा भी कोई भी हो,
उसकी आप इंटर की कॉपी लेना और उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आप सीख लेना उससे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्सेनिक और बिस्मथ, जो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। क्यों एक समान होती है? क्योंकि ये नाइट्रोजन फैमिली में आते हैं, समूह मतलब नंबर 15 में। कितने? ये आवर्त सारणी की बात कर रहा हूँ मैं, पीरियोडिक टेबल में, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह नंबर 15 में आता है नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है। और आर्सेनिक का जो इलेक्ट्रॉनिक क्रमांक होता है वो आपका 33 होता है, और बिस्मथ का होता है आपका 83। तो जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या इनकी समान आती है। अब देखिए कोई भी ऑप्शन सारे अलग अलग थे, आप इजीली कर सकते थे। आर्सेनिक और बिस्मथ नाइट्रोजन फैमिली के, आप जिन्हें वो पीरियोडिक टेबल याद होगी वो इजीली कर सकते थे इसे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। रॉड और कोन पाए जाते हैं दिल में, फेफड़े में, आँख में या कान में? तो इसके राइट आंसर की बात करें, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आँख में। देखिए रॉड और कोन ये क्या होती है? मांसपेशी होती है। तो रॉड जो होती है जैसे कि अंधकार में देखने के लिए, अगर मतलब अंधेरा होता है तो अंधकार में देखने के लिए आपका रॉड मांसपेशी का यूज़ होता है, हमारी आँख के अंदर होता है ये। और कोन जो मांसपेशी होती है उजाले प्रकाश में, प्रकाश में अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारे कोन मांसपेशी का यूज़ होता है। आगे समझ में? रॉड मांसपेशी का यूज़ जो होता है वो अंधकार में देखने के लिए होता है, कोन मांसपेशी का जो यूज़ होता है वो प्रकाश में देखने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है? संवहनी तंत्र मतलब कि चलता हुआ तंत्र, मतलब ये खून के बारे, ब्लड के बारे में बात कर रहा है। चलो सारे ऑप्शन पढ़ो 1 बाई 1 और उसके बाद आंसर देना। तो एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, ये बात भी सही है लगभग। संवहनी तंत्र शरीर का वजन लगभग 7 से 8% होता है, ये भी बात सही है। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, ये दिन होगा, ये भी बात सही है। रक्त सफ़ेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, तो ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। पूछो क्यों? क्योंकि ब्लड जो होता है वो लाल सफ़ेद में नहीं, ब्लड डायरेक्ट संयोजी ऊतक होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है संयोजी ऊतक होता है, मतलब मिला हुआ। संयोजी ऊतक का मतलब क्या है? मिला हुआ। तो आपका वाटर से, प्लाज्मा से मिलकर बना होता है आपका रक्त, तो उसे संयोजी ऊतक बोलते हैं। तो ये लाल लाल या सफ़ेद नहीं होता है, मतलब खाली अगर ये लिखा होता कि खून जो है, रक्त संवहनी संयोजी ऊतक है, तो आपका आंसर सही हो जाता। लेकिन इसमें दोनों कर दिया इन्होंने, सफ़ेद और लाल। ये क्या होती है? ये आपकी कणिकाएँ होती है, सेल्स होती हैं। ठीक है। इसका जो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, सफ़ेद रक्त कणिकाओं का दिन में लगभग 4 से 5 दिन होता है। 4 से 5 दिन या 3 से 4 दिन बोला जाता है। हमारा ब्लड किस किस से मिलकर बना होता है? हमारा ब्लड सबसे पहले आपका प्लाज्मा से, और दूसरा कोरस सेल से। कोरस सेल जिसे आरबीसी, कोरस सेल्स में क्या क्या आते हैं आपके कणिकाएँ में? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और इधर क्या था? प्लाज्मा था। तो ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा से और कणिकाओं से, कोरस सेल से जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। प्लाज्मा में जो जल होता है आपका, प्लाज्मा में जल कितना होता है? प्लाज्मा में जो जल होता है वो 90 से 92% होता है, और 6% लगभग उसमें प्रोटीन होता है। ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब देखो मैंने ब्लड के बारे में बताया, तो आप क्या करना, आज ब्लड के बारे में पढ़ना जाके, जो भी कोचिंग में पढ़ा है या कहीं से भी पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा हो। क्वेश्चन नंबर 14, किस वस्तु पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है और इसका द्रव्यमान 100 kg है? वस्तु का त्वरण ज्ञात करें। इजी क्वेश्चन है, तो इसमें फॉर्मूला कैंसिल लगेगा, बल का द्वितीय नियम लग जाएगा। बल का द्वितीय नियम जो होता है न्यूटन का, तो F बराबर m है। तो द्रव्यमान कितना दे दिया? बल का बल कितना दिया है? 200 न्यूटन। तो F बराबर 200 दिया है, m बराबर कितना दिया है? 100 दिया है, और इंटू a। ठीक है। तो 100 से 2 बार में चला जाएगा, तो
त्वरण बराबर कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ऑप्शन एक जैसे कर दिए, सारे ऑप्शन एक जैसे हो गए, कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन कोई सा भी लगा लीजिए। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि आगे समझ में, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। मतलब कि आणविक द्रव्यमान की, चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सही क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। और ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। और परमाणु क्रमांक जो होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो H2O का निकालते हैं। तो 1 आणविक द्रव्यमान हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1, और कितने हैं, 2, हाइड्रोजन 2 हैं। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 16, तो 16 और 2 18। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का, तो 18। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मोल्स वाले चैप्टर में है, जो मोल्स होता है ना, मोल्स की सांद्रता वगैरह, उसमें से है क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द्विखंडन द्वारा डैश प्रजनन होता है, प्लानोरिया में, प्लाज्मोडियम में, लिवर फ्लूक में, या अमीमा में। थोड़ा सोच कर आंसर देना। द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीबा, जो इस तरीके से पाया जाता है, आपने 10th क्लास वगैरह में पाया जाता है। ये द्विखंडन विभाजन होता है, मतलब आपस में टूटता रहता है। वैसे ये बन गया तो फिर ये आपस में टूट जाए, तो इसमें द्विखंडन विभाजन होता है अमीबा में। क्वेश्चन नंबर 17। डैश मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, स्नायु बंधन, उपास्थि, शिरा, या आरोलर। ये इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं था, लेकिन मैंने आपको इंग्लिश में भी लिखा, मालूम है क्यों, स्नायु बंधन समझ में नहीं आ रहा था कि है क्या। अब ये तो बहुत टफ वाली हिंदी दे दी, तो फिर स्नायु बंधन को बोलते हैं टेंडन। और उपास्थि जो होता है कार्टिलेज, उपास्थि का मतलब होता है लचीली हड्डी, नरम हड्डी, उसे उपास्थि बोलते हैं। और शिरा जो होता है वीन, जो आपकी नसें वगैरह होती है, उन्हें शिरा बोलते हैं। तो मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्नायु बंधन या टेंडन। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है उसे टेंडन कहा जाता है, और जो हड्डियों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है, लिंगामेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिंगामेंट। नोट कर लेना ये क्वेश्चन, लिंगामेंट्स। गाइज मुझे पता है कि आप लोगों से ये वाले क्वेश्चन नहीं हो पा रहे होंगे, लेकिन मैं उसके साथ साथ आपको इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आप वो सुने। देखिए, आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आप डिमोटिवेट ना हो कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, अब हम क्या करें, हमसे पढ़ाई नहीं। अब देखिए, मैं क्वेश्चन लेवल इस वजह से लेके आया ताकि आपको लेवल का एहसास हो कि हाँ वाकई में कंपटीशन ये होता है। ये कोई क्वेश्चन टफ है, मतलब आप ये सोचे कोई बहुत हाई लेवल के नहीं है ना, एसएससी, ये लास्ट ईयर उसमें रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है सारे। अब मैं आपको इसकी शिफ्ट बताऊं, कौन सी शिफ्ट के हैं ये क्वेश्चन आपके। ये आपकी है 3-10-10-3 के हैं लगभग ये क्वेश्चन आपके। एक मिनट रुको, मैं अभी बता रहा हूँ आपके कौन से। ये आपके 29/9/2018 का है, 4 से 5.5 वाले पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी उपधातु हैं, 6, 5, 4 या 7। तो कितनी उपधातु हैं, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी, 7 मेटेलॉइड हैं, उपधातु हैं। ठीक है, आपकी आधुनिक आवर्त सारणी में 91 धातु हैं। ठीक है, 20 अधातु हैं, और मेटेलॉइड कितने हैं, जो अधातु धातु अधातु के बीच होते हैं, तो 7 हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 118 तत्व हैं आपके।
ठीक है, 91 धातु, 20 अधातु और 7 उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। आगे समझ में। और कहीं कहीं ऑप्शन में आपका 6 दिया होता है, लेकिन वो 6 गलत होता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस से मैं बता रहा हूँ आपको, 7 होते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 19। पुरस्थ प्रोस्टिट्यूट से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है? विसर्जन में, मूत्रमार्ग में, मूत्रनली में या वृक्क में? देखिए, पुरस्थ या पौरुष ग्रंथि बोला जाता है इसे। ये पुरुषों में पाई जाती है, इसे पौरुष ग्रंथि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पौरुष ग्रंथि भी कहा जाता है इसे, पुरस्थ को। ठीक है, इससे ये क्या होता है, मतलब वो उसमें मेल में मतलब लिंग और आपका मूत्र मार्ग के बीच पाए जाने वाली एक ग्रंथि होती है, जिससे होने वाला, जिससे स्राव होता है। तो किसमें प्रवेश करता है? ये मूत्र मार्ग में। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? अधिचर्म कोशिका, मृदुतक, स्थानीय ऊतक या संयोजी ऊतक से? तो त्वचा आपकी कितने से बनी होती है? चलो पहले मैं त्वचा के बारे में बता दूं। त्वचा आपकी 3 परतों में पाई जाती है, डर्मिस, एपिडर्मिस और हाइड्रोडर्मिस। सबसे पहले होती है आपकी डर्मिस, फिर उसके बाद होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, फिर उसके बाद होती है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। सबसे ऊपरी परत होती है डर्मिस, फिर होती है बीच वाली मध्य परत एपिडर्मिस, और लास्ट वाली होती है सबसे गहरी परत हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो इसके हिसाब से क्या है, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, अधिचर्म कोशिका, एपिडर्मल सेल। और स्किन से रिलेटेड डॉक्टर को, स्किन से संबंधित डॉक्टर को क्या बोला जाता है? डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है, डर्मेटोलॉजिस्ट, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 21। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है? चीटी डंक, इमली, टमाटर या खट्टा फल? ऑक्जेलिक एसिड इसके अलावा कहाँ का, किस किस में पाया जाता है? तो आपका ये पालक में भी पाया जाता है, एकाधारी सब्जी में और पाया जाता है, मेनली पालक। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टमाटर में पाया जाता है। ये टमाटर में जो पाया जाता है वो आपका बहुत अल्प मात्रा में, बहुत मतलब मिनिमम मात्रा में, मिनिमम क्वांटिटी में ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। पता है ऑक्जेलिक एसिड का जो प्राकृतिक स्रोत जो है मेनली, वो आपका है सारेल का वृक्ष। नोट कर लो ये क्वेश्चन, सारेल का वृक्ष जो होता है ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत होता है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है और उसमें सारेल का वृक्ष दिया हो, तो इसका राइट आंसर सारेल का वृक्ष होगा। टमाटर में जो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है वो बहुत मिनिमम क्वांटिटी में पाया जाता है। ठीक है, अब ये आ गया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चीटी डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। मैं आपको बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाना चाहता हूँ, मतलब आपको सारी चीज़ें पता लग जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप बस उड़ा दे। जैसे कौन कौन पबजी खेलता है? पबजी खेलते होगे ना, डायरेक्ट गोली मारते हैं एकदम उड़ा दे, वैसे ही आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर लगाना है, क्वेश्चन देखते ही आंसर लगाना है। और इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड है। खट्टा मल किस में पाया जाता है आपका? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। अच्छा, टमाटर में भी जो आपका मेनली पाया जाता है वो आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अब टमाटर के पीछे देखो, दो कहानी है। टमाटर में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और मिनिमम क्वांटिटी मतलब सूक्ष्म मात्रा में आपका ऑक्जेलिक एसिड भी पाया जाता है। ये नोट कर लो। चलो देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22। उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के डैश पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं बॉयंसी फोर्स करके, ऐसी कुछ बोलते हैं, बॉयंसी फोर्स, बॉयंसी फोर्स। ठीक है, उत्प्लावन बल को क्या बोलते हैं? बॉयंसी फोर्स बोलते हैं। तो किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनत्व का, डेंसिटी का।
देखिए जब कोई वस्तु पानी में जाती है तो वो ऊपर के, अगर आप कोई भी वस्तु डालेंगे तो वो ऊपर के लिए उठती है, तो वो किसके कारण उड़ती है, वो उत्प्लावन बल की ओर, क्योंकि नीचे से एक बल जो होता है उसके विपरीत में कार्य कर रहा होता है, तो वो घनत्व की वजह से उठती है। ठीक है, इसमें बाकी कोई और बनता नहीं, द्रव्यमान तापमान इसकी वजह से परिणाम नहीं होता है, तो आपका घनत्व की वजह से। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए अभी गाइस बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप जब धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी, ये सारे क्वेश्चन आप इजीली देखोगे और हल करोगे, एक बार देखोगे हल करोगे। एक सोलर सेल किससे बना होता है, सिलिकॉन से, टेफ्लॉन से, गैलियम से या कार्बन से? तो एक सोलर सेल किससे बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन से। तो एक सोलर सेल ये आप फोल्टेविक सेल बोलते हैं जिसे, फोल्टेविक सेल बोलते हैं जिसे, एक मिनट में बताता हूँ फोल्टेविक। तो फोटोवोल्टिक सेल जो होता है वो क्या करता है, फोटोवोल्टेटिक ये सोलर सेल क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करता है। ठीक है, इसे फोटोवोल्टिक, यार नाम नहीं आ रहा लेने में, फोटोवोल्टिक होता है, फोटोवोल्टिक सेल भी बोलते हैं और सोलर सेल भी बोलते हैं। ये क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ये बनाव किससे होता है, सिलिकॉन से या जर्मेनियम से, सिलिकॉन से या जर्मेनियम से, सिलिकॉन या जर्मेनियम से बना होता है। और ये सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं, ये अर्धचालक होते हैं। क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्न में से कौन MgCl2 में विलय है, मैग्नीशियम क्लोराइड में विलय है, तो कौन सा विलय है, मिट्टी का तेल जो है MgCl2 में विलय है, एसीटोन है, पेट्रोल है या जल है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड तो किस में विलय है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिट्टी के तेल में। क्वेश्चन नंबर 25। विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहा जाता है, दूरी, वेग, गति या त्वरण? अब तो इजी क्वेश्चन आ गया। तो विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेग। इजी क्वेश्चन था। तो ये इस तरीके से होता है, डेल एस अपॉन टी। ठीक है, विस्थापन की परिवर्तन दर वेग कहा जाता है। अच्छा, विस्थापन और दूरी के बारे में बता दूं मैं थोड़ा सा आपको। देखिए दूरी क्या होती है, मान लो यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है, मान लो मैंने कहा आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो अगर आप क्या नाम है डायरेक्ट जाते हैं, रुको एक मिनट, मैं आपको आज विस्थापन और दूरी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि मान लो ऐसे ऐसे रास्ता गया, ये क्या आ गया, आज मैं आपको बता देता हूँ, आज आपके समझ में आ जाएगा विस्थापन दूरी। जैसे कि मान लो ऐसे ऐसे कोई रास्ता गया, ध्यान से सुनना, और आपको मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो आपने क्या किया, ऐसे 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 रास्ते से चलते गए, तो ये क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। और विस्थापन क्या होता है, आप जो है डायरेक्ट ऐसे गए, सीधे गए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो अगर घूम घाम के जाएंगे तो वो आपकी दूरी कहलाएगी, और आप बिल्कुल सीधे जाएंगे तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कहलाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा या सौर ऊर्जा? तो परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, एटम। तो एटम से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बोला जाता है, और इसे कंट्रोल करने के लिए नाभिकीय रिएक्शन कराई जाती हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप क्या ऑप्शन देखते हैं, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा नहीं होती, ऊष्मा ऊर्जा नहीं होती, सौर ऊर्जा नहीं होती है, तो एक नाभिकीय ऊर्जा, मतलब थोड़ा सा भी अगर आप पढ़े हुए, थोड़ा सा भी आपने पढ़ी होगी तो गेस करके आप आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आर्गन या सोडियम? तो पहले इसे गिन लेंगे, तो 8 2 10 और 3 13,
तो ये किसका हो गया तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। मैग्नीशियम का होता है 12, आर्गन का होता है आपका 18 और सोडियम का होता है आपका 11। अब देखो ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाती हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, एल्युमिनियम का 13, आर्गन का 18, सोडियम का 11। तो इसे जब तोड़ते हैं तो इस तरीके से, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन ऐसे निकाला जाता है 1s2 2s2 2p6, लेकिन अब जो तरीका चलता है वो इस तरीके से निकालते हैं 2 8 3। ठीक है, तो इस तरीके से टूट गया। तो इसका अपना राइट आंसर क्या बन गया था? ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। अब आज आप क्या करना, इसके बारे में भी पढ़ लेना। आज आप आधुनिक जो आवर्त सारणी है ना, पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में ज़रूर पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 28, आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन या नियॉन? तो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा बनाई गई? तो आपका मोजले के द्वारा, सन हेनरी मोजले के द्वारा, जो कि आपका आई थिंक इंग्लैंड का निवासी था, अंग्रेज था। और जो आपके वो थे मेडलीव रशियन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? बाईं ओर। तो बाईं ओर सबसे पहले क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और दाईं ओर उधर सबसे पहले कौन सा होता है? हीलियम होता है। सबसे पहले हाइड्रोजन होता है। इस तरीके से, हे लीना की रब से फरियाद, इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ और है, हाइड्रोजन पर अब भी रिसर्च जारी है। हाइड्रोजन अभी तक, हालांकि इसे गैर धातु बोला जाता है, मतलब धातु नहीं बोला जाता, लेकिन इसे अधातु भी नहीं कहा जाता है। तो ये दोनों की तरह व्यवहार करता है और ना ही ये उपधातु है। तो हाइड्रोजन क्या है? एक, मतलब आप कह सकते हैं अपवाद है। लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्वेश्चन के हिसाब से हल करेंगे। तो गैर धातु कौन सी है आपकी बाईं ओर से? तो एक मात्र है, तो आपकी हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? किवाच, दलहन, तिल या अनाज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दलहन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पल्सस करके। क्या बोलते हैं? पल्सस। ठीक है, आपकी दलहन की फसलें कौन कौन सी होती हैं? चना, मूंगफली, मटर, सोयाबीन, ये सब क्या हैं आपकी? फलीदार फसलें हैं। चना, मटर, मूंग और सोयाबीन, ये सब आपकी फलीदार फसलें हैं, जो दलहन फसलें कहलाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? आवर्त 3, आवर्त 5, आवर्त 6 या आवर्त 4? तो हमारी आवर्त सारणी आवर्त में इस तरीके से बती थी। 2, पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 18 होते हैं, फिर 18 होते हैं, फिर 32 होते हैं, फिर 32 होते हैं। तो कितने हो गए? 7 आवर्त हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए ना? तो 7 हो गए। तो छठे आवर्त में कितने तत्व आ जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32 तत्व। सातवें आवर्त में भी 32 तत्व होते हैं। आप पूछ लेंगे कि पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो 2 होते हैं। दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। तीसरे आवर्त में 8 होते हैं। चौथे में 18 होते हैं। पाँचवें में 18 होते हैं। आगे समझ में गाइस? देखो, मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए टफ हैं, लेकिन आप जो मैंने आपको पढ़ाया, आप जो आज क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। और जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उससे रिलेटेड अपने जो तुम्हारे पास मटेरियल है, किताब है, उससे पढ़ो, देखो। यही तो कंपटीशन है। और वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं आपके लिए आज एक मोटिवेशनल कोट भी लेके आया हूँ। देखो क्या बोलता है ये, बहुत बढ़िया मोटिवेशन कोट है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की ज़िद भी ज़रूरी है मंजिलों के लिए। कितनी बढ़िया बात बोली गई है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की ज़िद भी ज़रूरी है मंजिलों के लिए। देखिए, आप क्या सोचते हैं कि मैं ये बन जाऊँ, मैं गवर्नमेंट जॉब लग जाए, या मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये बन जाऊँ। तो सोचने से कुछ नहीं होता, चलने की ज़िद भी डेली आपको प्रैक्टिस करना होती है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो ही सक्सेस होगे। ये बात अपने दिमाग में रख लो।
और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु एकेडमी बरेली को ज्वाइन करें। ओके, बाय।